जो खत के मर्दजात कल सामने आए, आज सिक्योरिटी जराये की जानिब से जो इतलात सामने आई उसके मुताबिक अभी तक उन्हें कोई खत की ना कॉपी मिली है। अगर मिले भी तो उनका जवाब सादा से है कि ये तमाम मामला जो हैं आप हुकूमत वक्त से डील करें और हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो सर पहले तो ये बताइएगा कि ये खत क्या वाकई तहरीर हुआ और किसको पहुंचाने की जिम्मेदारी है, और दूसरा वो जो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पहुंच भी गया तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हुकूमत वक्त से ही आपको बात करनी होगी। मेरे ख्याल ये चेयरमैन जो हैं हमारे गौहर साहब, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये खत लिखा गया है। अब वो पहुंचा नहीं या उसको अभी तक डिलीवर नहीं किया गया, इसका मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, लेकिन उन्होंने अनाउंस किया है और हम उस पर उसका मफहूम है या उसकी जो उसमें लिखा गया है वो भी अब आ गया है मीडिया पे सारा। उसको मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका जवाब आएगा, ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा। मेरी नज़र में ये खत एक रिकॉर्ड के तौर पे लिखा गया है, क्योंकि हालात मुल्क के जो नज़र आए उसके मुताबिक उसमें जो इश्यूज थे और जो हल करने वाली बातें थी और जो सजेशंस थी वो दी गई, और उस पर कोई मेरा ख्याल खान साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई जवाब आएगा या उस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक रिकॉर्ड होता है जो आप जब भी लिखते हैं वो एक रिकॉर्ड की खातिर लिखते हैं। इस तरह 5 जज साहिबान ने भी खत लिखा, 2 बार खत लिखा रिकॉर्ड की खातिर। इसी तरह इमरान खान साहब ने पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा, वो भी एक तरह से एक रिकॉर्ड है मुस्तकबिल के लिए। तो ये जब आप इस तरह के खत लिखते हैं तो आप एक हाल में जब तारीख लिखी जा रही है आप एक अपना मौका देते हैं हमेशा के लिए, फिर एक आपका मौक़िफ़ होता है कि आपने जो रेलेवेंट लोग थे उन तक अपना पैगाम पहुंचाया। ठीक, बैरिस्टर साहब, जो इस खत के मंदरजात पर अगर जाया जाए तो ये तो तहरीक इंसाफ पहले रिकॉर्ड कर चुकी है मुज़ाकराती टीम के सामने भी, मीडिया के सामने भी और बार बार, तो ये ऑलरेडी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा तो हैं, लेकिन वे फॉरवर्ड तो मुज़ाकरात ही है। और इस खत का अगर वन लाइनर अगर मेरी नज़र में बतौर साफ़ी अगर जवाब है तो वो यही है कि आप हुकूमत से मिलकर बैठकर इन मामलात का जवाब निकालें। तो अब हुकूमत तो आपके इंतजार में बैठी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार है, बल्कि उन्होंने कहा अब तो इस पर भी बात होगी कि जो इस खत का जो हिस्सा भी है कि पाक फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रही है, कुर्बानियां दे रही है, खुसूसन बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस मामले को भी अब मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए। तो वहां से तो अभी भी ऑफर मौजूद है, और आप जहां तक हमें पता है आप भी मुज़ाकरात के हामी रहे हैं और अभी भी मुज़ाकरात के हामी हैं, तो क्यों ना बात उसी तरफ लेके चली जाए। जुडिशल कमीशन भी आज नहीं तो कल बन जाएगा, कल नहीं तो परसों बन जाएगा, ना हुआ तो कोई और ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे कि 26 नवंबर और 9 मई की आज़ादाना तहकीकात भी हो जाएंगी। देखिए, आपकी बात दुरुस्त है कि हर चीज़ का हल डायलॉग से ही निकलता है, और डायलॉग ही एक ऐसा सियासी टूल है, इनफैक्ट मैं इसको कहूँगा ऐसा एक औजार है जो कि आपको कामयाबी 100% तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन आप एक कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में आते हैं। तो डायलॉग तो हमेशा उसके दरवाजे खुले रहने चाहिए, लेकिन फ़िलहाल की पोजीशन ये है कि चूँकि हमारी जो 2 बड़ी अच्छी उम्दा रीज़नेबल डिमांड्स थी वो चूँकि हुकूमत ने उस वक्त नहीं मानी, तो खान साहब ने ये डायलॉग हुकूमत के साथ ख़त्म कर दिया था। अभी भी मौका है, अगर हुकूमत वाकई ही चाहती है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये पार्टी की पोजीशन नहीं, कि अगर हुकूमत अभी भी चाहती है कि हम डायलॉग करें तो फिर ये दोनों मुतालबात मान लें, इनडायरेक्टली हमें बता दें कि हम मानने को तैयार हैं, तो मेरा ख्याल है हम परसुएड कर सकते हैं या हम वापस बात कर सकते हैं, खान साहब से इजाज़त ले सकते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। ये अब हुकूमत का मर्जी है। बैरिस्टर साहब, एक स्टार्टर ये भी तो हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफर की कि पार्लिमानी एक कमीशन बना लिया जाए, देन वी गो फ्रॉम देयर। क्यों ना पार्लिमानी एक कमेटी बने या उसे आप कमीशन का नाम दें
और अगर वो इस जानिब ये मामला बढ़ता है कि कम से कम एक आध मुद्दे पर अगर 9 मई ना सही तो 26 नवंबर पर एक कमीशन बन जाए जो कि तहकीकात कर ले, ऐसे भी मामला तो आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी का मसला एक है, कानूनी मसला है, और वो ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी वो नहीं होती जो एक जुडिशल कमीशन होती है। यानी जुडिशल कमीशन तो एक कानून के तहत बनती है, 1956 का कानून है, उसके तहत वो उसको समझा जाता है कि एक अदालत है। उस कानून के तहत उसकी जो रिपोर्ट होती है उसको समझा जाता है कि ये इसकी कोई कानूनी हैसियत है। इसी कानून के तहत वो जो कमीशन है वो शहादतें भी बुला सकती है, डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा सकती है, चाहे वो सीक्रेट हो या नहीं। मसलन इस किस्म के केस में वो लोगों तक पहुंच सकती है और लोगों को बुला सकती है और उनसे एविडेंस ले सकती है, वो सीसीटीवी देख सकती है, वगैरह वगैरह। सो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है जो जुडिशल कमीशन के इख्तियारात हैं कानून के तहत। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये सारा कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ना तो कानूनी हैसियत है कि वो अदालत के बराबर हो, ना उनकी रिपोर्ट की वो कानूनी हैसियत है जो एक अदालती रिपोर्ट की है, ना वो उस तरह शहादतें ले सकते हैं या जो कानून शहादत है उसके मुताबिक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ना उनके ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होता है। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ बातें हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो ऑफर है पार्लियामेंट्री कमेटी का, ये वो उस डिमांड को नहीं वो एक तरह से पूरा करता जो कि जुडिशल कमीशन की डिमांड हमारी है। ठीक, बैरिस्टर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान के खतूत का मामला है, देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो सब आर्टिकल 2 है उसके तहत तो जो अब बाहर से आने वाले जस्टिस साहिबान है वो तो चीफ जस्टिस बन ही नहीं सकते। तो फिर ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है कि जो मौजूदा प्यूनी जज हैं उनका रास्ता रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, दो इश्यूज हैं और मैं आपको बिल्कुल एक इस वक्त कानून के मुताबिक जवाब देना चाहूँगा। आर्टिकल 200 है हमारा आइन का, वो आर्टिकल ये कहता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं और जिन जज साहब का तबादला हो रहा है, वो अगर ये चारों लोग एग्री करें या मान लें कि उसका जज का ट्रांसफ़र होना है, तो फिर ये कानून के मुताबिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। ये सारे पार्टीज़ ने कहा है कि हमने अपनी अप्रूवल दे दिया है, तभी प्रेसिडेंट ने इस ट्रांसफ़र किया है। तो ये तो अपनी जगह, मैं इधर मेरा कोई इशू नहीं होता या मैं इस पर कोई लीगल कानूनी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन हर जो कानूनी एक नुक्ता होता है आइन के तहत जो आप इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, कोई स्पिरिट होती है। उसकी स्पिरिट ये नहीं हो सकती कि आप किसी और को ले आएँ और वो सिर्फ इसलिए लेके आएँ कि वो एक चीफ जस्टिस बन सकते हैं, या जो बाकी 4 जजेस सीनियर बैठे थे जो उस लाइन में चीफ जस्टिस बनने के, उनके आप इख्तियारात ख़त्म कर सकते हैं। ये इसका मकसद अगर ये है तो फिर इसको आप इसके ऊपर मॉरली आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, आप उसको आप शिकायत कर सकते हैं कि ये दुरुस्त स्पिरिट में नहीं है। कानून के मुताबिक ज़रूर होगा लेकिन स्पिरिट नहीं दुरुस्त। अब आपका दूसरा सवाल था कि क्या ये जज साहब जो हैं जो ट्रांसफ़र हुए, क्या वो इसीलिए हुए कि वो उनको आप चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं कि नहीं? तो ये तो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। इस वक्त जो शक व शुबात हैं वो तो यही हैं कि सारी मामला जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि जो अभी फ़िलहाल सीनियर मोस्ट जज थे उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाना। ये एक यही उस 4 जो जज साहिबान ने ख़त लिखा है उसमें भी इस बात का जिक्र है। तो इसलिए शक जो है ये हो सकता है दुरुस्त भी हो। तो इस सारे मामले को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सीनियर बन जाते हैं और वो कंसिडर किए जा सकते हैं कि नहीं। ये अब जेसीपी में फैसला होगा, और जो जेसीपी है उसमें जो तादाद है इस वक्त मेंबर्स की वो हुकूमत की ज़्यादा है, तो हुकूमत उसमें अपनी मनमानी फ़ैसला भी कर सकती है। इसलिए
इसी वजह से मेरा ख्याल है ये जो वकला हैं वो इतने इस मामले के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि क्या होने लगा है और वो इस वजह से प्रोटेस्ट भी कर